सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18 गृह विभाग की और मांग संख्या 19 कारावास की डिमांड पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे कोई सरकार की कितनी भी तारीफ करे, पर यह बात सही है कि राजस्थान में धीरे धीरे पुलिस का इकबाल कम होता जा रहा है और इसके बारे में जब तक हम गंभीरता से, चाहे अधिकारी पक्ष हो, चाहे इस लॉबी में, इस पे सभा में बैठे हुए जितने भी माननीय सदस्य हों, जब तक सब मिलकर ये नहीं सोचेंगे, जब तक राजस्थान में पुलिस का जो इकबाल हुआ करता था उसको कायम करना बड़ा मुश्किल रहेगा। मैं माननीय महोदय आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गृह मंत्री हैं, पर उनको मुझे ऐसा लगता है कि खुद की सुरक्षा की चिंता है, राजस्थान की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ जो घटनाएं घटित हुई है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और ये निवेदन करूंगा कि अगर पुलिस थोड़ी सी मुस्तैद होती तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती थी या इनमें कमी आ सकती थी। पहली घटना उदयपुर में कन्हैयालाल तेली की घटना हुई, उससे न केवल उदयपुर बाकी पूरा देश हिल गया। यह आप और हम सबके सामने है। दूसरी घटना सरेआम जोधपुर में एक वकील की हत्या हुई, उस मामले में भी पूरे राजस्थान में किस प्रकार से वकीलों का गुस्सा था वो हमने सबने देखा। जोधपुर के जालोरी गेट पर सांप्रदायिक दंगा हुआ। प्रदेश में जैसे अभी संयम जी बता रहे थे, गैंगवार की घटनाएं आए दिन हो रही है। समाचार पत्रों में उठते ही सबसे पहले यही पढ़ने को मिलता है कि राजस्थान में फला जगह 2 गैंगों के बीच में गोली चली। यही नहीं, और सीकर में तो आपको खुद को मालूम है सभापति महोदय, 2 गैंगों के बीच में फायरिंग चली और एक बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए, जो वहाँ पर पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी, उससे मिलने के लिए आया तो उस बेकसूर के गोली लगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार को कि उस परिवार को पूर्ण संरक्षण दे और आर्थिक सहायता भी उस परिवार को पहुँचाने का कष्ट करें। यही नहीं, करौली में 9 संवत्सर के दिन दंगा हुआ, वो भी छबड़ा में 2021 11 अप्रैल को दंगा हुआ। मुलजिम सरेआम घूमते रहे, किसी ने उनको पकड़ने की चेष्टा तक नहीं की। इस प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ पुलिस की बनी है। इसीलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि धीरे धीरे राजस्थान में जो पुलिस का इकबाल हुआ करता था, पुलिस का जो डर और भय हुआ करता था, वो समाप्त होता जा रहा है। इसी तरह आप भरतपुर में डीग में देखो, आप अवैध खनन के मामले में संत विजय दास को आत्मदाह करना पड़ा। ये भी हमारे प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है कि एक साधु को अवैध इलीगल माइनिंग रोकने के लिए आत्मदाह करना पड़े। इसी प्रकार से टोंक में पुलिस ने किसी के साथ मारपीट करी और उसकी हत्या हो गई, और हत्या के उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए पूर्व डीजीपी और वर्तमान में विधायक हरीश मीणा को वहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। ये भी हमारे लिए एक कलंक की बात है, पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली बात है। यही नहीं, अभी थोड़े ही दिन पूर्व, अभी 5-7 दिन पूर्व मेरे कस्बे में, मेरे गांव में ही एक व्यापारी की किशन सर्राफ की 125 किलो चांदी की डकैती हुई। बीच बाजार में उसका घर है, ताले तोड़ के गोली चलाई, बंदूक चलाई या जो भी करा वो कर वहाँ से उसको 125 किलो चांदी वहाँ से लेकर गए। उसको पुलिस ने पीछा करके कुछ तो उसमें से बरामदगी की है, उसके लिए तो मैं पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। पर एक सर्राफ की 125 किलो चांदी चला जाना, मैं समझता हूँ उसका पूरा घर और परिवार ही बैठ गया है। इसमें
तुरंत एक पूरी पुलिस की टीम बनाकर, चाहे वो जयपुर से भेजें या रेंज स्तर पर बने, और जो इस तरह के एक्सपर्ट्स हैं जो पारदियों को पकड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो आइडेंटिफाई हुए हैं सब पारदी हैं, पारदियों को पकड़ने के लिए कुछ ऐसे उपाय करें कि उस व्यापारी को उसकी चांदी पूरी मिल सके। यही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। बजरी माफिया का तो आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बजरी माफिया और जो भी कोई गलत काम होते हैं, ये बिना पुलिस की संरक्षण के और पुलिस की जानकारी के नहीं हो सकता। जब आपने बीट प्रभारी, हर बीट पर पुलिस के कांस्टेबल लगा रखे हैं, हर गांव की जिम्मेदारी दे रखी है, तो मैं समझता हूँ उनको बिना छिपे, उनसे बिना जानकारी में आए इस प्रकार का काम नहीं हो सकता। और साथ ही साथ ये गोरख धंधा जो चल रहा है, इसका इलीगल माइनिंग का, ये पुलिस के बिना नहीं चल सकता। साथ ही सरकार का भी राजस्व का करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है। यह भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ ताकि इस पर भी रोक लग सके। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर नशे का व्यापार बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जयपुर भी उससे अछूता नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि सिविल लाइंस में जहाँ मुख्यमंत्री निवास करते हैं, उसके 1 किलोमीटर रेडियस में ही देखो तो वहाँ पर आपको गांजा पीने वाले भी मिल जाएंगे, हुक्का बार भी मिल जाएंगे, शराबी भी मिल जाएंगे और स्मैक पीने वाले भी मिल जाएंगे, और धड़ल्ले से डांस बार भी चलता है, नाच गाना भी चलता है। सब प्रकार के काम वहाँ पर होते हैं। जहाँ मुख्यमंत्री रहता हो और मुख्यमंत्री के 1 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ मुख्यमंत्री का निवास हो, राज्यपाल वहाँ पर रहते हो, सारे मंत्री वहाँ पर रहते हो, वहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई हो, तो मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक बात हमारी पुलिस के लिए नहीं हो सकती और वहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके लिए नहीं हो सकती। इसलिए इस पर ये खाली सिविल लाइन का ही मामला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब आउटस्कर्ट्स में देखो, जयपुर के आउटस्कर्ट्स में भी इस प्रकार के रेस्टोरेंट चल रहे हैं, इस प्रकार के हुक्का बार चल रहे हैं, ताकि वहाँ पर सब तरह के अवैध धंधे हो रहे हैं। इनको रोकने की भी कोशिश करेंगे। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा में कोचिंग के छात्र बड़ी संख्या में, करीब 2.5-3 लाख छात्र पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं। कोटा में ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोटा में छात्राओं के साथ शारीरिक शोषण भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। वहाँ पर ड्रग्स भी बहुत बिक रहा है। वहाँ पर कोई इस प्रकार की पॉलिसी बनाना चाहिए कि छात्रों का शोषण भी बचे। बच्चियाँ शर्म के मारे बता नहीं सकती, वहाँ तक कि हॉस्टल संचालक उनका शोषण करते हैं, उनके टीचर उनका शोषण करते हैं, कोचिंग सेंटर वाले उनका शोषण करते हैं। आज तक किसी पर कार्रवाई होते हुए नहीं देखा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि कोटा जो एक राजस्थान में दूसरे नंबर का शहर है, आज आबादी के हिसाब से जोधपुर के बराबर का शहर कोटा बन गया है। जोधपुर की आबादी भी 15,70,000 है, कोटा की आबादी भी 15,70,000 है। और ये बच्चे जो बाहर से पढ़ने आते हैं अलग है। अगर इनको नहीं रोका तो कोटा के जो मूल निवासी हैं उनको खाने की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो इंडस्ट्री तो सब खत्म हो गई। और वहाँ का लोगों का रोजगार, कोटा के लोगों का रोजगार इस पर कोचिंग पर टिका हुआ है। इसलिए इस पर निश्चित रूप से ध्यान देने की कोशिश करेंगे। दूसरा आपने बनाया है स्वागत कक्ष। हम सब एमएलए से भी पैसे लिए, 7.5, 8 लाख रुपए। एसपी और कलेक्टर या डिप्टी कह दे या आईजी कह दे तो इतनी सी बात हम भी रखते हैं कि भाई उन्होंने कहा तो चलो दे दो। पर आज स्वागत कक्षों की किस प्रकार की हालत है? वहाँ पर कोई झाड़ू निकालने वाला नहीं है, ना पानी निकालने वाला नहीं है, ना वहाँ पर कोई पेन है, ना कोई कागज़ है। ये स्वागत कक्ष इसलिए बनाए गए थे कि फरियादी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, कोई मारपीट नहीं की जाएगी, कोई गाली गलौच नहीं किया जाएगा। पर वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति स्वागत कक्षों की बनी है, इसको आप चेक करवाएंगे तो आप खुद को ताज्जुब होगा कि वहाँ पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। यही नहीं, आपने हर गांव में पुलिस मित्र बनाए, उसमें ज़्यादातर मैं मेरे क्षेत्र की और ज़िले की कह सकता हूँ, ज़्यादातर या तो क्रिमिनल है और क्रिमिनल नहीं है
तो उनको पुलिस मित्र बनने के बाद पुलिस को एक हथियार मिल गया है दलाली करवाने का। वो कोई अगर मान लो कोई आदमी गलती करता है तो उसके माध्यम से उसका पैसे का लेन देन होता है। इस प्रकार की स्थिति बनी है। ट्रैफिक के मामले में किस प्रकार की स्थिति है, ट्रैफिक का आप जिक्र करो तो कोटा में अगर आप सिविल लाइन आना चाहो, जयपुर में सिविल वहाँ से बड़ी चौपड़ से अगर सिविल लाइन आना चाहो तो 1 घंटा लगता है। सभापति महोदय, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। इसलिए जितने भी बड़े शहर हैं जयपुर सहित, वहाँ पर ट्रैफिक की अगर हमने अभी से ही चिंता नहीं की तो हमको आगे जाकर और भी कई प्रकार की परेशानी देखनी पड़ेगी। आप वो जो 100 नंबर डायल है उसकी तो स्थिति किस प्रकार की कि कोई उठा ले तो भगवानी मालिक है, नहीं उठाए तो चलता है, और उठा भी ले तो इस प्रकार के जवाब मिलते हैं कि दोबारा करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कम से कम वहाँ कोई तमीज़ वाला आदमी तो बिठाओ और फ़ोन तुरंत उठा ले। इस प्रकार की स्थिति तो आप कर सकते हैं। जब अभी संयम जी बता रहे थे कि PhD और PG के लड़के आजकल कांस्टेबल बन रहे हैं, तो उनमें से किसी को बिठा दो, 8वीं पास को नहीं बिठाओ तो कम से कम जवाब तो ढंग से दे दे। और ये भी सुनिश्चित करें कि अगर पुलिस लाइन पर या हेल्प लाइन पर अगर 100 नंबर पर किसी ने फ़ोन किया तो पुलिस भी एक सीमित समय में, चाहे 15 मिनट में पहुंचे पर 20 मिनट में पहुंचे, इस प्रकार का आप आदेश प्रसारित करें कि वो पहुंचे। यही नहीं, मुकदमों में फ्री रजिस्ट्रेशन का जिक्र किया। पर माननीय महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप CCTNS की रिपोर्ट जो सब पूरे राजस्थान में मुकदमे दर्ज होते हैं, रिपोर्टें दर्ज होती है, इनका सबका रिकॉर्ड वहाँ पर आता है। आप उससे ही पता कर लें कि कितने मुकदमे अदालत के मार्फत थाने में दर्ज होते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 30% मुकदमे ये अदालतों से 156(3) के जरिए आज भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इस प्रकार से कैसे फ्री रजिस्ट्रेशन की सरकार बात कर सकती। दूसरा, अगर थानेदार किसी तफ्तीश में गया है तो ASI या सेकंड अफसर उसको फरियादी को बिठा देगा। अगर शाम तक नहीं आएगा तो भूखा पैसा उसको बिठा देगा, ना तो उसकी कोई रिपोर्ट लिखी जाएगी, ना कोई किसी प्रकार का उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये किस प्रकार की स्थिति है? ये सब बातें आपके ध्यान में लाना चाहता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि CCTV कैमरों की बात हुई। CCTV कैमरों में आप या तो ज़्यादातर ख़राब मिलते हैं, और ख़राब नहीं मिलते तो उनकी स्टोरेज क्षमता इतनी कम है क्योंकि सरकार तो लगा नहीं रही है। डोनेशन के माध्यम से पुलिस अफसर अपनी कोशिश करके लगाते हैं। उसमें स्टोरेज कैपेसिटी इतनी कम है कि वो पूरा उसको पता नहीं लग पाता कि कौन क्या कर रहा है, थाने के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक नहीं, पुलिस में 9/18/27 का मामला है। पुलिस में 9/18/27 में वो तनख्वाह तो मिलने लग जाती है पर उनका प्रमोशन नहीं होता। प्रमोशन की वजह से कई प्रकार को किस प्रकार का परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अफसर तो अपना जुगाड़ बिठाकर अपना प्रमोशन करवा लेते हैं, पर जो कांस्टेबल से थानेदार बनना चाहता है उसकी किस प्रकार की स्थिति होगी, ये आप सोचें और उस पर विचार करके ये DPC टाइम पर हो, इस प्रकार की व्यवस्था करें। एक कि आरक्षियों का ग्रेड पे जो 2400 रुपया है, उनकी लगातार सक्षम स्तर पर मांग रही है कि इस ग्रेड पे को, क्योंकि जिस प्रकृति और जिस परिस्थिति में वो काम करते हैं, इसलिए उनकी ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 3600 करवा दी जाए। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूँगा। एक मज़ेदार बात करते हुए आपकी बात समाप्त करूँगा कि मेरे क्षेत्र में और मनोर थाना में एक थानेदार नवदा शाह जी में लगा हुआ था, राम स्वरूप मीणा, जो अभी जोधपुर में लाइन में लगा हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। उसने देवरी भान के एक आदमी से तो लिए 5 लाख, रिखड़िया के एक आदमी से लिए 3,50,000 रुपये, और महुआ खेड़ा मनोर थाना के पूरी लाल लोढ़ा से लिए 25 लाख रुपए। इसकी जांच DYSP ने की। DYSP ने इसको प्रूव नहीं किया, इस मामला के बता दिया कि ये पूरा का पूरा मामला बेकार है, झूठा है, मिथ्या है। फिर मैं DGP साहब से मिला, पूर्व DGP साहब से, यहाँ से जांच करवाई गई तो उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज होने के बाद उसको सस्पेंड करके वहाँ क्यों लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यही नहीं, सारोला थाना झालावाड़,
कृपया समाप्त कालावाड़ करें। में एक प्रभुलाल रेवारी है, उसने एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया 265/22। श्री गणेश खोगरा। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, ये अंकित करने वाली बात है। उसमें एक गरीब आदमी ने अपने औरत के जेवर रखे 10,000 रुपये वहाँ के सारोला के थानेदार को दिया। शिकायत हुई, शिकायत होने के बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं समझता हूँ ऐसे गरीब आदमियों के लिए, आपके हमारे लिए तो कोई 1 लाख रुपए ले ले, 10 लाख रुपए ले ले, कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, मजदूरी कर 10,000 रुपए उससे ले ले, मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक बात पुलिस के लिए बहुत बहुत कुछ धन्यवाद नहीं हो माननीय। सकती। Thank you। होम सेक्रेटरी साहब यहाँ विराजमान है, डीजी साहब तो यहाँ पर है नहीं। गणेश मैं उनसे खोगरा। निवेदन करूंगा कि सारोला थाने के मामले को निश्चित रूप से दिखवाएं और उस गरीब के 10,000 रुपए वापस दिलवाएं। मैं इसी के धन्यवाद, साथ साथ धन्यवाद। एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, या इसमें रोशनी का करो इंतजाम और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।